है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो लोग नए होंगे इस चैनल पर या जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएँ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे, उनका संपूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, सभी पहलुओं को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा सबसे ज़रूरी होता है कि हम उसको पहले समझना सीखें। जब हम क्वेश्चन को समझना जान जाएंगे तो उसका उत्तर भी हम आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो आइए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। आप मतलब फ्रेंड्स, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य होमवर्क को जांचते समय आप पाते हैं कि उनके अक्षरों की जो बनावट है वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प कह रहा है उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। मतलब जो बच्चे टेढ़ा मेढ़ा अक्षरों को लिख रहे हैं उन्हीं के सामने आप क्या करेंगे, सीधी रेखा में लिख करके अक्षरों को दिखा देंगे। बी कह रहा है उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। मतलब बच्चों को स्वतंत्र रूप से आप छोड़ देंगे, उनमें बच्चे अपने आप स्वयं सुधार करेंगे, आप उनको पूरा समय देंगे। सी कह रहा है उनकी लिखाई की निंदा करेंगे। मतलब जो बच्चों का लिखावट है उसकी आप निंदा कर देंगे, उसका आप मजाक उड़ाएंगे। डी कह रहा है उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। मतलब आप कह देंगे इस बार टेढ़ा लिख करके लाए हो, जाओ दोबारा अच्छे से लिख करके लाना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा हम उस पर चलते हैं। देखिए, उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। जब भी बच्चा कोई गलती करता है, चाहे वो लिखावट से संबंधित हो या कोई भी गलती हो, तो उसे उस पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बच्चा अपने साथी सहपाठियों को देखेगा, उनकी कॉपियों को देखेगा, तो उसमें स्वयं से विचार आएगा कि आखिर में मेरी कॉपी में गलती हुई है तो मेरे इस वजह से हुई है, तो वो उसमें स्वयं से सुधार करेगा, ठीक है। तो उसे सीधी रेखा में लिखकर नहीं दिखाएंगे, ये बात आपका गलत है, ठीक है। बी है आपका उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। तो ये बात देखिए, ये बात आपका बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल बढ़िया है। चाहे बच्चे की लिखावट में गलती हो या किसी भी प्रकार की गलती हो, सबसे पहला कर्तव्य अध्यापक का यही होता है कि वो बच्चे को पूरा समय दे, बच्चे को एकदम पर्याप्त समय दे कि बच्चा स्वयं से उसमें सुधार कर पाए, ठीक है। तो ये विकल्प आपका सही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पेडागोजी के क्वेश्चंस में बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन चारों ठीक होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे उपयुक्त होता है हमें उन पर जाना होता है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि हमारा सबसे उपयुक्त क्या है। सी कह रहा है उनकी लिखाई की निंदा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, निंदा करना, मजाक उड़ाना, ये बहुत ही गलत काम है, ठीक है। बच्चे की निंदा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से क्या होता है, बच्चों में कुंठा पैदा हो जाता है, बच्चे पढ़ने से घबराने लगते हैं, ठीक है। तो बच्चे और नकारात्मक रूप से प्रेरित होने लगते हैं, उनकी प्रेरणा में कमी आने लगती है, गिरावट आने लगता है, ठीक। तो बच्चे की निंदा हमें कभी नहीं करना है, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो देखिए, ये भी बात आपका उतना उपयुक्त नहीं है। गलती के लिए, चाहे अक्षर से बनावट टेढ़ी मेढ़ी वाली गलती हो या कोई भी गलती हो, उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है, उसके लिए आप बच्चों को समय दे दीजिए, ठीक है। बच्चे के ऊपर छोड़ देंगे, बच्चे को समय दे देंगे, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से स्वतः ही अपनी गलतियों को समझेगा और उसमें सुधार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे सही विकल्प क्या है, सबसे सही विकल्प है आपका बी कि उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए आप समय देंगे, ठीक है। बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे, बच्चा स्वयं से, समय लगेगा कुछ लेकिन वो स्वयं से अपनी गलतियों में सुधार कर पाएगा, ठीक है। तो बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य। मतलब फ्रेंड्स, कहानी सुनते समय क्या होता है कि जो कहानी में लंबे लंबे वाक्य होते हैं उनसे बच्चे घबराते नहीं है, बशर्ते वाक्य कैसे होने चाहिए जिनसे बच्चे घबराते नहीं हैं। ए कह रहा है सीधे और सरल हों, मतलब कहानी के जो वाक्य हैं वो सीधे और सरल हों। बी कह रहा है जोर से बोले गए हों, मतलब कहानी को सुनाते समय जो वाक्य हैं वो जोर जोर से बोले गए हों। सी कह रहा है सार्थक तथा मज़ेदार हों, मतलब जो कहानी के वाक्य हैं वो सार्थक हो, मतलब उनका कोई अर्थ हो, उपयोग में आने वाला अर्थ हो और वो सुनने में मज़ेदार हो, ठीक है। डी कह रहा है पहले से सुने हुए हों, मतलब कहानी ऐसी हो जो पहले से सुनी हुई हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कहानी ऐसी होगी, कहानी का वाक्य ऐसा होगा जो पहले से सुना गया हो, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें बच्चे की रुचि समाप्त हो जाएगी, ठीक है।
आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। आप हाल ही में अगर कोई मूवी देख करके आए हैं, वही मूवी आपसे कोई कहे कि चलो दोबारा देखते हैं, तो आपका उतना रुचि नहीं रहेगा जितना कि पहली बार देखने में रुचि रहती है। तो यही बात आपका कहानी पर भी अप्लाई होता है। अगर पहले से सुनी हुई कहानी को कोई दोबारा सुनाएगा तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता, उतना वो रुचिकर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपका गलत है। देखिए, सार्थक तथा मज़ेदार हो, ये बात आपका सही है। अगर कहानी सार्थक होगी मतलब उसका कोई अर्थ होगा, अर्थपूर्ण होगी और उसको सुनने में मज़ा आए, ठीक है, बच्चे के रुचि की हो, तो ये सबसे बढ़िया है, सबसे उपयुक्त है, ठीक। जोर से बोले गए हो, तो देखिए फ्रेंड्स, जोर से बोले गए हो, अगर देखिए कहानी आपकी बढ़िया नहीं है, वो सार्थक नहीं है, उसमें बच्चे को मज़ा नहीं आ रहा है, रुचिकर नहीं है, तो वो जोर से बोलिए या धीरे बोलिए, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। सीधे और सरल हो, तो देखिए फ्रेंड्स, सीधे और सरल हों लेकिन अगर उनका कोई अर्थ नहीं है और वो बच्चे के रुचि के अनुसार नहीं है, तो ऐसे कहानी के वाक्यों का कोई भी मज़ा, आनंद नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपका कैसा होनी चाहिए, बशर्ते वाक्य आपके कैसे होने चाहिए, आपके वाक्य सार्थक और मज़ेदार होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो और जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे, मतलब फ्रेंड्स, जो भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी है, जो कहानी दी गई होती है, उनका जो शैक्षणिक प्रयोग है वो किस पर मुख्य रूप से निर्भर करता है और बच्चे इससे किस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, मतलब जो कहानी का शैक्षणिक प्रयोग है वो मुख्यतः इस चीज पर केंद्रित है कि उसके द्वारा बच्चे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं। बी कह रहा है स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, मतलब जो बच्चों की स्मरण क्षमता है उसका विकास हो पाता है। सी कह रहा है उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, मतलब जो बच्चों की उच्चारण संबंधी गलतियां हैं, जैसे बोलने में जो गलतियां हैं उनमें सुधार हो पाता है। डी कह रहा है पढ़ना लिखना सीखते हैं, मतलब जो कहानी का शैक्षणिक प्रयोग है वो मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि बच्चे इससे पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कहानी जो है, कहानी का जो मुख्य उपयोग होता है, जो कहानी का मुख्य प्रयोग होता है भाषा शिक्षण में, वो यही होता है कि उससे बच्चा जो है पढ़ना लिखना सीख पाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, देखिए, क्योंकि कहानी के माध्यम से बच्चे पढ़ते भी हैं, कहानी को पढ़ते भी हैं, तो इससे पढ़ना सीख पाते हैं और उसके बाद से इमला लिखते हैं, नकल लिखते हैं, तो उसमें लिखन कौशल, बच्चों में लेखन कौशल का भी विकास हो पाता है, ठीक है। तो डी विकल्प यहाँ पर आपका सबसे उपयुक्त है। उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं, देखिए ये बात आपका सही है कि उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार होता है कहानी के माध्यम से, ये बात आपकी गलत नहीं है। लेकिन जब बच्चा पढ़ना लिखना सीख पाएगा तभी तो उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार होगा। स्मरण क्षमता का विकास होता है, तो ये भी देखिए, सबसे पहले जब पढ़ना लिखना सीख पाएगा तभी तो स्मरण क्षमता का विकास होगा। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर पाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, कहानी के माध्यम से व्याकरण को नियमों को कंठस्थ नहीं किया जाता है, बल्कि कहानी में बच्चा संदर्भ में व्याकरण के नियमों को सीख पाता है, ठीक है। कहानी के माध्यम से बच्चा संदर्भ में ही व्याकरण के नियमों को सीख जाता है। तो यहाँ पर व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करता है, ये बात आपका पूर्णतः गलत है। बी और सी देखिए गलत नहीं है, लेकिन बी और सी को जो डी आप विकल्प है, यहाँ पर आपका डी है, ये अपने आप में समेट ले रहा है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो उसके उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार अपने आप हो जाएगा, स्मरण क्षमता का विकास अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्यतः जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चा जो है, जो बच्चे हैं वो पढ़ना लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो कहानी की जो सबसे उपयुक्त शैक्षणिक विशेषता है वो मुख्यतः क्या है, वो ये है कि पढ़ना लिखना बच्चे इससे सीखते हैं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे चौथा क्या पूछा जा रहा है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि, मतलब फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि पढ़ना सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये कह रहा है 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, मतलब फ्रेंड्स जो 12 खड़ी होती है उसे अच्छी तरह से याद करें। देखिए, अब आप लोग समझिए कि 12 खड़ी क्या होता है, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बहुत से लर्नर ऐसे होंगे जो 12 खड़ी का मतलब नहीं समझते होंगे। तो 12 खड़ी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि व्यंजनों और स्वरों के सहयोग से बनने वाले अक्षर जो होते हैं उन्हें हम 12 खड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक मैं वर्ण लिखता हूँ ग, ठीक है,
यहाँ पर मैंने गे लिखा, अब इसके आगे मैं एक मात्रा लगा देता हूँ, आ की मात्रा। अब एक गे पर आ की मात्रा लगाया तो व्यंजन और स्वर का क्या हुआ, सहयोग हुआ, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े और इससे किसका निर्माण हुआ, इससे ये जो निर्माण हो रहा है, जिस अक्षर का निर्माण हो रहा है गा का, इसे ही हम 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है। आपने प्राथमिक स्तर की किताबों में 12 खड़ी का चार्ट भी देखा होगा, ठीक है, काका, कीकी, कूकू, के, गागा, गीगी, इस तरह से इसे ही हम 12 खड़ी कहते हैं, ठीक। तो पढ़ने सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके, मतलब ऐसे शब्दों की वर्तनी बता सके जिनमें मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द मैं आपको लिख करके बता देता हूं, कर, ठीक है। कर शब्द आपका ऐसा है जिसमें मात्रा नहीं है, ठीक है। इसमें ये ऐसी वर्तनी वाला शब्द है जिसमें मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सके। सॉरी फ्रेंड्स, मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी पूछा है, बिना मात्रा वाले नहीं, ठीक। तो आपका मात्रा वाली वर्तनी क्या हो जाएगा, मैं कार लिख रहा हूं, ठीक है। कार आपका मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी हो गया, ठीक है। चित्र के साथ अनुमान लगाना सीख सके, मतलब जो भी आपके पाठ्य विषय वस्तु में जो भी आपका जो हिंदी का आपकी किताब है उसमें जो भी कहानी के साथ चित्र दिया गया है उसके साथ अनुमान लगाना सीखे। डी कह रहा है सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखिए, ठीक है, मतलब जो सबसे पहले आपके वर्ण है कै, खे, गे, ए, आ, उनका पहचान करना सीखिए, ठीक है। पढ़ना, और हमसे प्रश्न क्या पूछा है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका। अगर आपसे यही प्रश्न बदल दिया होता कि पढ़ने का सबसे, आपका पढ़ना सीखने की जगह पे पढ़ने कर दिया होता, ठीक है, क्या कर दिया होता, यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया होता पढ़ने, ठीक है, पढ़ने, ठीक। पढ़ने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि तब यहाँ पर आपका उत्तर अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर पढ़ना सीखने की बात किया गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना सीखने का जो वास्तव में सबसे अच्छा तरीका होता है वो यह होता है कि जो विषय वस्तु में आपके चित्र दिए गए होते हैं उनके साथ बच्चा सबसे पहले अनुमान लगाना सीखे, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए कोई कहानी है उसमें चित्रात्मक कहानी है, ठीक है, जैसे कहानी के माध्यम से चित्र भी प्रस्तुत किया गया, जैसे बंदर और मगरमच्छ की कहानी है, उसको बच्चा पढ़ रहा है तो बीच बीच में चित्र भी है बंदर और मगरमच्छ का, ठीक है, कहानी से जुड़ा हुआ चित्र भी है। तो ऐसा क्या हो जाता है, ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में कहानी को पढ़ना बच्चे के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, ये आपका सी विकल्प यहाँ पर सबसे उपयुक्त हो जाता है, ठीक है। इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी भाषा है जिसपे आपका पकड़ शून्य है, आपको थोड़ा भी वो भाषा नहीं आती है, लेकिन उस भाषा का, अगर उस भाषा में कोई कहानी लिखी गई है और उसमें कई सारे चित्रों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो आप भले ही उस भाषा को ना समझ पाए लेकिन चित्रों के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ पाएंगे अनुमान लगा करके, ठीक। तो ऐसे ही पढ़ना सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो यही होता है कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, ठीक है। और जब चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखेगा तो इससे क्या होगा, उसमें रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है। और जब उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो फिर वो वर्णों का पहचान करना और मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकना, ठीक है, ये सब आप वो अपने आप ही स्वतः समझ जाएगा, ठीक। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका बहुत ही उपयुक्त है कि चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, ठीक है। यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो, मतलब जो भी पठन सामग्री है भाषा की किताब में उसके साथ अगर चित्र हो तो इससे क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं चित्र वाले, वहां मैं आपको बताया हूं कि उससे क्या होता है, उससे अनुमान लगाना आसान हो जाता है और विषय वस्तु रुचिकर हो जाती है, ठीक है। तो आइए अपने विकल्प को देखते हैं। ए कह रहा है पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, मतलब जो पठन सामग्री है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, उसमें उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा हो जाता है, ठीक। बी कह रहा है चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, मतलब जो चित्रकार की भूमिका है उसके महत्व का पता चल जाता है। सी कह रहा है पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, मतलब जो भी पठन सामग्री है वो इंप्रेसिव दिखने लगती है, उसका आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। डी कह रहा है लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पिछले क्वेश्चन में कि जब भी चित्र के साथ कोई भी विषय वस्तु होगी, कोई भी पठन सामग्री होगी तो वहां पर अनुमान लगाना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भले ही कोई भाषा न आती हो, लेकिन अगर कोई कहानी उस भाषा में लिखी गई है, कोई विषय वस्तु उस भाषा में लिखा गया है और कई सारे चित्रों का प्रयोग किया गया है,
तो हम भले ही उस भाषा को न समझ पाए, लेकिन चित्रों के माध्यम से हम बहुत हद तक अनुमान लगा करके उसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाता है कि लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। डी यहाँ पर आपका सबसे उपयुक्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, चामस्की के अनुसार, ठीक है, भाषा क्षमता जन्मजात होती है, मतलब जो बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। बी कह रहा है भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, मतलब जो बच्चों में भाषा की क्षमता होती है वो विद्यालय के द्वारा प्राप्त होती है। सी कह रहा है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, मतलब जो भाषा है वो अनुकरण करके दूसरों का नकल करके सीखी जाती है। डी कह रहा है भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है, मतलब जो भाषा, जो बच्चे में भाषा सीखा जाता है, जो बच्चा भाषा सीखता है उसमें जो समाज का स्थान होता है वो सर्वोपरि होता है, विशेष होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चामस्की ने अपना सिद्धांत क्या दिया था, चामस्की ने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, और इसको उन्होंने कैसे बताया था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक संप्रत्यय दिया था एलईडी का। ठीक है, एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं अधिग्रहण भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, इन्होंने यही बताया था कि बच्चों के मस्तिष्क के लेफ्ट हेमिस्फेयर में, मतलब बाएं भाग में एक एलईडी पाया जाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र पाया जाता है, और बच्चा इसी के माध्यम से भाषा को अर्जित कर लेता है, मतलब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी नियमों को जाने बच्चा भाषा को सीख पाता है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा किसी भी स्कूल में नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन वो बोलना सीख जाता है। वो बोलना कैसे सीखता है, इसी एलईडी के द्वारा वो बोलना सीख जाता है। अपने घर पर अपने बड़ों का, अपने माता पिता का अनुकरण करके कह सकते हैं कि अनुकरण करके, उनकी बातों को सुन करके, अभ्यास में ला करके उनको अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो बच्चों में जो भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये कहते हैं आपके वाइगॉत्स्की महोदय। ठीक, और एक किसके द्वारा होता है, ये होता है एलईडी के द्वारा, भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा। और फ्रेंड्स, भाषा अधिग्रहण यंत्र कैसा होता है, ये होता है आपका हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि फ्रेंड्स ये परिकल्पित होता है। परिकल्पित का मतलब क्या होता है, परिकल्पित का मतलब होता है कि ये वास्तव में हमारे दिमाग में नहीं होता है, वास्तव में बच्चे के दिमाग में नहीं होता है, इन्होंने बस इसको मान लिया है। ठीक है, कि इस प्रकार का कुछ होता है। ठीक, इसी को उन्होंने आधार बना करके अपनी थियरी को दिया था। ऐसा नहीं है कि हम किसी के दिमाग को खोल करके देखेंगे तो उसमें हम एलईडी पाएंगे, हम किसी के दिमाग को ऑपरेशन थिएटर में खोल करके देखेंगे तो उसमें एलईडी नहीं पाएंगे। लेकिन एलईडी आपका क्या है, ये आपका एक संप्रत्यय है, एक कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से इन्होंने अपना पूरे थियरी को दिया था। ठीक है, तो एलईडी आपका कैसा है, एलईडी परिकल्पित होता है, और इसी एलईडी के माध्यम से बच्चे में भाषा को अर्जित करने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर चामस्की के अनुसार भाषा क्षमता जन्मजात होती है, आपका ए विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, भाषा क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, भाषा क्षमता विद्यालय से प्राप्त नहीं होती है। बच्चे में स्वयं को भाषा को सीखने के लिए, भाषा को अर्जित करने के लिए क्षमता होती है। ठीक है, वो नेचुरल होती है। ठीक, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, ही। ठीक है, ही का प्रयोग करके बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा है। ठीक है, मतलब भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, अनुकरण के अलावा किसी और तरीके से नहीं सीखी जाती है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी किसी विकल्प में जोर दिया जाता हो, ठीक है, आपको एक तरफ लेकर के जाया जाता हो और विशेष रूप से ही शब्द का प्रयोग किया जाता हो, तो वो विकल्प आपका कभी भी सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है जिसको करने का एक ही तरीका हो, हर काम को करने का कई तरीका होता है। ठीक, और भाषा केवल अनुकरण से नहीं होती है, भाषा आपका प्रयास के द्वारा भी सीखी जाती है। ठीक है, भाषा कह सकते हैं समाज के साथ अंतःक्रिया करके भी सीखी जाती है, तो केवल अनुकरण के माध्यम से ही नहीं सीखी जाती है। और ये जो मैं ट्रिक बताया हूं कि जहां पर जोर डाला जाए, ही शब्द का प्रयोग किया जाए, वो नहीं सही होता है। इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ये आपका कई प्रश्नों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है, ये बात अगर वाइगॉत्स्की के संदर्भ में होता, ठीक है, इसको अगर वाइगॉत्स्की के हिसाब से होता तो ये बात सही हो जाती कि भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। ये कौन मानता है, ये मानता है आपके वाइगॉत्स्की। ठीक है, जो आपके वाइगॉत्स्की हैं, सामाजिक
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, वो ये मानते हैं कि भाषा जो है, भाषा के सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ए विकल्प सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो स्पेस उसके दायरे में आता हो। मतलब फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई 3 साल का बच्चा है, ठीक है, किसी 3 साल के बच्चे पर हम किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं और वो विषय उसके किस दायरे में आना चाहिए। उसके संज्ञानात्मक दायरे में आना चाहिए, भावात्मक दायरे में आना चाहिए, सामाजिक दायरे में आना चाहिए, सांस्कृतिक दायरे में आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला विकल्प यहाँ पर आपका संज्ञानात्मक है, दूसरा सामाजिक है, तीसरा भावनात्मक है और चौथा आपका सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक का मतलब होता है फ्रेंड्स कल्चरल, ये भी आपके समाज का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन समाज जो होता है वो एक बड़ा हिस्सा होता है और संस्कृति समाज से थोड़ा छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए कैसे दायरे में आता हो जिस पर हम उससे बातचीत कर सकते हैं, तो वो फ्रेंड्स आना चाहिए संज्ञानात्मक दायरे में। ठीक है, संज्ञानात्मक दायरा क्या होता है, संज्ञानात्मक दायरा आपके मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक दायरे में जो भी बातें आती हों, अगर आप उस पर बच्चे से बातचीत करेंगे तो उसमें वो रुचि लेगा, वो भी आपसे बातचीत करना पसंद करेगा। ठीक है, उसे ऐसे ही विषय पर बातचीत करना चाहिए जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आती हो। ठीक है, अब देखिए सामाजिक और भावनात्मक दायरा ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो बच्चे का विकास होता है, ठीक है, वो आपका कैसे होता है, सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होता है। ठीक है, कैसा विकास होता है बच्चे का शारीरिक विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास मतलब सबसे पहले बच्चे का शरीर का विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास के बाद से उसका कैसा विकास होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, कैसा विकास होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। अब संज्ञानात्मक विकास के बाद से क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के बाद से फ्रेंड्स उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है तब उसका सामाजिक विकास हो जाता है और सामाजिक विकास हो जाने के बाद उसके अंदर संवेगात्मक विकास होता है। ठीक, संवेगात्मक विकास। तो देखिए बच्चा कितने साल का है, बच्चा है हमारा 3 साल का, तो 3 साल के बच्चे का तो शारीरिक विकास तो अच्छे ढंग से हो नहीं पाता है। ठीक है, वो उतना उसका जो शारीरिक विकास पूर्णतः अपने मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उसका शारीरिक विकास को नहीं प्राप्त कर पाता है 3 साल की उम्र में। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप ऐसे दायरे पर बात करेंगे जो सामाजिक दायरे में आता हो, ऐसे विषय पर बात करेंगे, भावात्मक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो उसके भावात्मक दायरे में आता हो, तो बच्चे का उस पर उतना समझ नहीं बना होता है। ठीक है, क्योंकि शारीरिक के बाद आपका दूसरा विकास का कौन सा पक्ष आ रहा है, दूसरा पक्ष आ रहा है संज्ञानात्मक। ठीक है, तो अगर हम संज्ञानात्मक पर बात करेंगे तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आपका सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक तीनों अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो होता है, जो संज्ञानात्मक दायरा होता है, वो सामाजिक और संवेगात्मक ये सबको अपने आप में शामिल कर लेता है। ठीक है, इन सबसे बड़ा होता है। ठीक, सामाजिक दायरा और आपके भावात्मक दायरा, सांस्कृतिक दायरा, इन सबसे बड़ा होता है संज्ञानात्मक दायरा। ठीक है, और बातचीत से जो भी संबंध होता है, क्योंकि बातचीत जो होती है वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, वो एक मानसिक प्रक्रिया हम कह सकते हैं, बात करना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को देख सकते हैं कोई बातचीत करने में अगर अच्छा नहीं होता है तो उसे लोग कह देते हैं कि ये व्यक्ति पागल है, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता है। तो बातचीत जो करना होता है वो मानसिक विकास के से जुड़ा होता है, मानसिक दायरे से जुड़ा होता है। और आपका मानसिक दायरा किससे जुड़ा होता है, आपका मानसिक दायरा जुड़ा होता है संज्ञानात्मक दायरे से। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक दायरा। ठीक है, 3 साल के बच्चे से ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे से जुड़ी हो। ठीक है, यहाँ पर ए विकल्प आपका सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की, यहाँ पर फ्रेंड देखिए कला नहीं कक्षा होगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश से हमारा तात्पर्य है कि कक्षा को एक तरह से सजा देना। ठीक है, प्रिंटेड चीजों को चपका देना। ठीक है, मतलब मुद्रित का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि प्रिंटिंग वाली जो सामग्रियां होती हैं उनको चपका करके उसको क्या कर देना, समृद्ध बना देना, उनको अच्छा बना देना। ठीक है, तो ऐसे परिवेश का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कैसे रचा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड, जो मुद्रित समृद्ध परिवेश होता है इससे क्या होता है, इससे बच्चे को सीखने में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है,
ऐसे परिवेश से क्या होता है, ऐसे परिवेश से आपका सीखने में रुचि उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपका अगर टीचिंग लगा होगा, डीएलएड या बीटीसी के दौरान आपने जो भी किया होगा, बीएसटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, बीटीसी किया हो, उसमें जब आप टीचिंग करने स्कूलों में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि स्कूलों के दीवारों पर अल्फाबेट लिखा होता है, ठीक है, मोर का चित्र बना करके मोर के बारे में, राष्ट्रीय पक्षी वगैरह लिखा होता है, तो उसे ही हम मुद्रित समृद्ध परिवेश कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसे कैसे रचा जा सकता है। पहला कह रहा है दीवारों पर सूक्तियां एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। मतलब फ्रेंड्स आप स्कूलों में देखे होंगे कि स्कूलों पर कुछ उपदेशात्मक बातें और सूक्तियां लिखी होती होंगी, ठीक है। जैसे आपके विद्यालय में आप देखे होंगे किसी महान व्यक्ति का, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनकी उपदेशात्मक बातें लिखी गई होती हैं, और कुछ किताबों की सूक्तियां लिखी गई होती हैं, जैसे सरस्वती वंदना वगैरह की कुछ सूक्तियां लिखी गई होती हैं। तो दीवारों पर ऐसे सूक्तियों और उपदेशात्मक बातों को लिख करके हम समृद्ध परिवेश को विकसित कर सकते हैं, रच सकते हैं। अब देखिए बी विकल्प कह रहा है केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर। मतलब विविध प्रकार की, कई प्रकार की आकर्षक पुस्तकों को सजा करके हम परिवेश को रच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं दूसरा ट्रिक दे रहा हूँ। दूसरा ट्रिक आपका क्या है, पहला ट्रिक बताया था कि किसी भी विकल्प में अगर आपको एक और लेकर के जाया जाए, ठीक है, जोड़ डाला जाए, विशेष रूप से ही शब्द का प्रयोग करके जोड़ डाला जाए, ठीक है, तो वो विकल्प आपका गलत होता है, सही नहीं होता है। अब यहाँ पर दूसरा आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं। दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर किसी भी विकल्प में केवल शब्द का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, तो वहां पर भी आपका 99% चांस होता है कि वो विकल्प गलत होता है, ठीक है। केवल शब्द हमें एक और लेकर के जाता है, तो इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो जाता है। आप किसी विकल्प में अगर केवल शब्द को देखिए तो वहां से दूरी बना लीजिए, हट जाइए, ठीक है। तो ये भी बात आपका सही नहीं है कि केवल विविध प्रकार के आकर्षक पुस्तकें सजाकर, ये बात आपकी सही नहीं है। दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, तो देखिए यहाँ पर फिर इन्होंने पुनः केवल शब्द का प्रयोग कर दिया। और मैं अभी आपको बताऊं कि केवल शब्द का, आप केवल शब्द देखते ही दूर हट जाइए, ठीक है। अब कह रहा है डी विकल्प में कह रहा है कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, कहानी कविता के पोस्टर भी लगा रहे हैं और बच्चों के जो काम है, ठीक है, जैसे बच्चे ने अगर किसी चार्ट पर कोई चित्र बनाया है तो उसको लगा देते हैं, ठीक है, या बच्चा कोई अपने घर से कोई माटी का खिलौना बना करके लाया है, मिट्टी का कोई खिलौना बना करके लाया है, आप उसको लगा देते हैं, तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है, कि मैं अगर किसी चार्ट को प्रिपेयर किया, मैं अगर किसी खिलौने को बनाया तो मेरे खिलौने को टीचर ने क्लास में स्थान दिया है, ठीक है, कक्षा में रखा है, तो इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस जो होता है वो डेवलप होता है, ठीक है, और उसमें प्रेरणा बढ़ती है, उनका जो मोटिवेशन होता है वो और बढ़ जाता है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, कहानी कविता के पोस्टर बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके, ठीक है, तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है, वह संभवतः। मतलब फ्रेंड्स निशिता कोई बच्ची है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है निशिता, जो अपने सहपाठियों के साथ, मतलब अपने उसके क्लास में जो भी उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ठीक से बातचीत करती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है जब उसको किसी प्रश्न का उत्तर देना होता है खड़े होकर के क्लास में तो हकलाने लगती है, ठीक है, बोलते समय उसमें हकलाहट आती है। तो वह संभवतः ऐसा किस वजह से हो रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये कह रहा है बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। मतलब जब वो सहपाठियों में बात करती है तो सहपाठी कम होते हैं और जब कक्षा में खड़े होकर के प्रश्न का उत्तर देती है तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बड़े समूह में अपनी बात को कहने में दबाव महसूस करती है। हो सकता है ये बात आपका सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चाहिए। बी कह रहा है कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, वो इस वजह से हकलाती है जिससे कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगे, ठीक है, वो हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। तो देखिए फ्रेंड्स हंसी का माहौल पैदा नहीं करना चाहते, ठीक है, कोई भी प्राथमिक स्तर पर बच्चा, आप स्वयं से सोच करके देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर वो इस तरह से नहीं डेवलप हो पाते हैं कि वो अपने कक्षा में हंसी पैदा करना चाहें, ठीक है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वो एक तरह से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है, वो अपने टीचर के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और हंसी का माहौल कब पैदा करते हैं बच्चे, हंसी का माहौल देखेंगे जब वो ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, जब उनको टीचरों से कोई डर नहीं रह जाता है, तब देखेंगे वहाँ पर हंसी का माहौल पैदा कर देते हैं, ठीक है, जान के हकला देंगे, कोई गलत प्रश्न
कोई सही प्रश्न का गलत उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो ये सब ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, प्राथमिक स्तर पर ये सब बातें नहीं होती हैं, ठीक है। घर से पाठ याद करके नहीं आती, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पाठ को घर से याद करके नहीं आती है, इसलिए वो हकलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हकलाने का मतलब है कि उसके बोलने में, ठीक है, जो बोलने का उसका उतार चढ़ाव है उसमें एक उचित दूरी नहीं रह पाती है, इसे ही हम हकलाना कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत की राजधानी पूछा जाए बच्चे से, तो भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, ये बच्चे को पता है, लेकिन इसको कहने में बच्चा हकलाता है, ठीक है। जैसे वो बोलने में क्या करे, भारत की राज है, इस तरह से वो हकलाता है, ठीक है, इसे हकलाना कहते हैं। तो बच्चे को राजधानी तो पता है पहले से, लेकिन वो बोलने में हकला रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि घर से पाठ याद करके नहीं आती, वो पढ़ करके आती है, याद करके आती है, ठीक है, लेकिन उसको बोलने में समस्या है, ठीक है। तो ये बात आपका गलत है। डी कह रहा है जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल नहीं पूछा जाए, मतलब वो ऐसा इसलिए करती है कि जिससे मैं ऐसा बार बार करूंगी, बार बार हकलाऊंगी, तो एक समय के बाद टीचर हमसे प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। तो देखिए ये भी बात आपका सही नहीं है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, खास रूप से फ्रेंड्स जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कक्षा में अपने आप को बहुत आकर्षित दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि मेरा कक्षा में एक अच्छा इमेज बना रहे, ठीक है, उनके सहपाठियों के बीच, उनके पीयर्स के बीच उनका एक अच्छा इमेज बना रहे, ठीक है। तो वो हर प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता है कि प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, हकलाएंगे और इसलिए करेंगे जिससे उनको प्रश्न ना पूछा जाए, बल्कि वो क्या करते हैं, जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ही उत्साह के साथ प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है। बच्चे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि उनके जीवन का सीखने का एकदम स्टार्टिंग समय होता है, तो वहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। तो ये भी बात आपका गलत है। अब देखिए ए विकल्प आपका बचता है, तो यही सही है, ठीक है। बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड जब आपके अंदर भी कुछ लोगों में ऐसा होगा, जब कभी आपको कहीं मंच पर भाषण देना हो या कुछ कहना हो, तो आपको सब कुछ पता होता है, आप सब कुछ तैयार करके गए होते हैं, लेकिन अपने सामने भीड़ को देख करके, कई लोगों को देख करके आपके ऊपर एक दबाव बन जाता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आप हकलाने लगते हैं, या जो बात लास्ट में कहनी होती है वो बात आप पहले कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारे ऊपर दबाव पड़ता है, ठीक है। तो यही बात बच्चों के साथ भी हो रहा है, इसी वजह से वो हकलाती है, निशिता जो है इसी वजह से हकलाती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव पड़ता है, ठीक है, वो महसूस करती है दबाव को। ये विकल्प आपका यहाँ पर सही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। मतलब फ्रेंड्स, सुनने और बोलने के कौशल का विकास करना है हमें बच्चों में, इसके लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है, कौन सी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ सुनने और बोलने का बात किया जा रहा है, पढ़ने और लिखने का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। हमें किसका विकास करना है, सुनने और बोलने के कौशल का विकास करना है बच्चे में, और इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। ये कह रहा है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। मतलब कहानी कह दीजिए और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानिए कि मतलब कहानी कैसी थी, या आप उस पर पूछ लीजिए, कहानी में अगर किसी राजा का बात हुआ है तो पूछ लीजिए कि राजा कैसा था, अच्छा था या बुरा था, उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानिए, ठीक है। बी कह रहा है कविता याद करवाकर बुलवाना, मतलब बच्चों से कह दीजिए कविता याद करके फिर उसको सुनाए, ठीक है। सी कह रहा है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, मतलब कक्षा के कुछ बच्चों से कहिए कि जो पाठ में अनुच्छेद है उसको पढ़ करके सुनाएं, ठीक है। डी कह रहा है अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, मतलब जो अंत्याक्षरी होती है उसका आयोजन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा, ठीक है, सुनना और बोलना विकसित करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि होगी वो होगी कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ठीक है। क्योंकि जब आप कहानी को कहेंगे तो बच्चा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि कहानी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर होती है, ठीक है। कोई भी छोटा बच्चा होता है वो कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। उसको सबसे ज़्यादा, अगर आप देखेंगे कविता कहानी इन सब में सबसे ज़्यादा उसको कविता ही पसंद होती है। तो अगर आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चा धैर्यपूर्वक कहानी सुनेगा, ठीक है। और जब उस पर कहानी पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे, उनसे कहानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चा बोलेगा ही ना, बोल करके ही तो उत्तर देगा। तो यहाँ से उसके सुनने और बोलने दोनों कौशलों का विकास अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। ये आपका सबसे उपयुक्त है, सबसे बढ़िया है
कि कहानी सुनाइए उसको, ठीक है। और कहानी सुनाने के बाद से उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया क्या है, प्रश्नों के द्वारा उनकी प्रतिक्रिया को जानिए, ठीक है। कविता याद करके बुलवाना, तो देखिए फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। कविता बच्चा याद कर लेगा और उसको बोल देगा, तो यहाँ पर सुनने की बात कहाँ आई, ठीक है, तो ये गलत है। कक्षा के कुछ पद्यों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, तो देखिए फ्रेंड्स पाठ के, और देखिए सबसे पहली बात तो है कुछ बच्चों के द्वारा क्यों भाई, हमें तो कक्षा के सभी बच्चों को देखना है, तो हम क्यों केवल कुछ बच्चों का ध्यान देंगे, ये बात आपका गलत है, ठीक है। हमें सभी बच्चों का ध्यान देना है। अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, तो देखिए फ्रेंड्स अंत्याक्षरी विधि भी आपकी अच्छी है, उतनी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा सुनता भी है और बोलता भी है। लेकिन देखिए अंत्याक्षरी गतिविधि क्या होती है, इसमें सभी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहानी सुनाएंगे तो कहानी सुनने में आप एक बच्चा ढूंढ करके दिखाइए जिसको कहानी ना पसंद हो। आप एक बच्चा ऐसा नहीं पाएंगे अपने आसपास जिसको कहानी सुनना ना पसंद हो। हर बच्चा सोते समय कहानी सुनना ही पसंद करता है, उसको कहानी सुनने में मजा आता है, ठीक है। तो अंताक्षरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कहानी है, ठीक है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयुक्त विधि आपकी कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रक्रिया जानना होगा, ठीक। आपका यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ए क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आप सभी क्वेश्चंस के सभी आयामों को, सभी पहलुओं को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इस क्लास को लाइक करिए और इस क्लास को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर आपको जो भी डेली की क्लासेस कराई जाती हैं उनके क्वेश्चंस का आंसर सहित पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। तो अगर आप इच्छुक हैं इन क्वेश्चंस को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो आप वहां पर जा करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से आप अपने पीडीएफ को प्राप्त करके उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम एक अगली क्लास में।